हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिष्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 11 और यह आज लास्ट भी होगा। दोस्तों इस पार्ट में जितने भी 20-22 क्वेश्चन लिए गए हैं बचे हुए, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अब हम बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 121। जब धुरों पर फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। यानी दोस्तों जब पोल की संख्या और जनरेटर की गति दोगुनी करती जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा। ऑप्शन ए तिगुना हो जाएगा, बी उतना ही रहेगा, सी 2 गुना हो जाएगा और डी 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जब गति और पोल की संख्या 2 गुनी कर दी जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ 4 गुना हो जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये किस तरह से हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ईएमएफ का सूत्र होता है कि ई बी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60A। दोस्तों पोल की संख्या 2 गुनी करने पर ये सभी जितने भी बाकी की राशियाँ वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ईएमएफ 2 गुना हो जाएगा। अगर इसकी गति भी 2 गुनी कर दी जाए तो 2 से फिर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस कारण से दोस्तों यह 4 गुना हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122। किस प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आवश्यकता है। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व की किस जनरेटर में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए स्व उत्तेजित जनरेटर, बी डायनमो, सी पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर और डी शंट मोटर। तो दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता हमें किस में होती है, स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। दोस्तों इसके अलावा शंट मोटर इसमें तो होती ही नहीं। दोस्तों पृथक उत्तेजित में हम बाहर से उत्तेजित करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, और डायनमो में इसमें दोस्तों स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है। दोस्तों यानी हमें स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व जो वोल्टेज बनती है उसमें वोल्टेज बनाने में सहायता करता है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। एक डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर। ऑप्शन ए लोड सर्किट में करंट ए की दिशा में करता है, बी आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलता है, सी टर्मिनल धारा बढ़ाता है और डी आर्मेचर में करंट की दिशा उलट कर देता है, यानी करंट की दिशा बदल देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी जो आर्मेचर में एसी होती है उसको डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है कम्यूटेटर। अगर मोटर की केस में बात करें तो मोटर में क्या करता है दोस्तों, जो बाहर से हम डीसी सप्लाई देते हैं उसको एसी में परिवर्तित करके आर्मेचर को देता है। क्योंकि दोस्तों जो आर्मेचर में धारा होती है वो हमेशा एसी ही होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। दोस्तों कम्यूटेटर और दोस्तों ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं, जो डीसी मोटर में एक दिशा आघूर्ण दोस्तों जनरेटर में एक दिशा आघूर्ण पैदा होता है उसको बाहर हमें प्रदान करता है। यानी जो अंदर एसी बनती है उसको जो कम्यूटेटर होता है वो डीसी में परिवर्तित करता है, और जो ब्रश होता है उसकी सहायता से हम बाह्य परिपथ से ले लेते हैं सप्लाई को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 कि आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। आर्मेचर की जो करंट होती है उसमें परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस, बी आर्मेचर रिएक्शन, सी कम्यूटेशन और डी स्पूलन। तो दोस्तों आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं ऑप्शन सी दोस्तों कम्यूटेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेशन। जितने समय में दोस्तों धारा का एक रिवर्सल होता है उस समय को दिक् परिवर्तन काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन होता है। दोस्तों आगे देखते हैं 125। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तितों को खालिस्तान के लिए कुंडलित किया जाता है, यानी अधिक से अधिक जो टर्बो परिवर्तित यानी अल्टरनेटर होते हैं उनको खालिस्तान के लिए कुंडलित किया जाता है। ऑप्शन ए 2 ध्रुव, बी 6 ध्रुव, सी 8 से 12 ध्रुव, डी 30 से 40 ध्रुव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा 2 ध्रुव, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों भाप टर्बो परिवर्तनों में ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक 2 पोल के लिए ही कुंडलित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी गति ज़्यादा होती है और ज़्यादा गति के लिए दोस्तों पोल की संख्या क्या करते हैं, कम रखते हैं।
और इसकी अक्षीय लंबाई क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। अब दोस्तों ये कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि गति निकालने का सूत्र होता है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F यानी फ्रीक्वेंसी बटा P पोल्स की संख्या। दोस्तों मान लीजिए जो सप्लाई आवृत्ति है वो हमारे पास 50 है, जो आमतौर पर होती है, और पोल की संख्या 2 है। तो 2 को अगर 120 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 60, और इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3000 RPM। अगर दोस्तों 2 की जगह मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो इसको 120 से काटेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 30, और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1500 RPM आता है। यानी दोस्तों अगर पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारे पास गति क्या होगी, जो RPM में प्राप्त होती है वो कम हो जाएगी। RPM की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 ध्रुव। अगर ध्रुव की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, गति कम हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों का MO होना चाहिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है असमान, बी केवल समान, सी समान और असमान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी समान और असमान हो सकता है दोस्तों। ये क्यों हो सकता है, तो क्योंकि दिक् परिवर्तक द्वारा जो धारा परिवर्तन किया जाता है वह ब्रश की सहायता से धारा बहती परिपथ को देता है। यानी जो धारा परिवर्तित की जाती है AC से DC वो तो कौन करता है, कम्यूटेटर, और जो बाहरी परिपथ को हम देते हैं वो ब्रश की सहायता से देते हैं, इसलिए MO असमान और समान हो सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 यानी क्वेश्चन नंबर 127। एक DC जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध R होना चाहिए, यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस ये कितना होना चाहिए या कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए गति के वर्ग के समानुपाती, बी गति के त्रिघात के समानुपाती, सी गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और डी ये दोस्तों गति के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए दोस्तों एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों क्रांतिक प्रतिरोध वह होता है जिसके ऊपर जनरेटर वोल्टेज जनरेट यानी उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी मान लीजिए कोई भी प्रतिरोध है, उसके ऊपर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर उस प्रतिरोध से नीचे वो जनरेटर EMF उत्पन्न कर रहा है, बल्कि उसके ऊपर EMF उत्पन्न नहीं कर रहा, तो वो जो प्रतिरोध होता है जिसके ऊपर काम नहीं करता और नीचे काम कर रहा है, तो उसी को हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों, ये फील्ड का प्रतिरोध होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी जो फील्ड होती है उसका प्रतिरोध को ही हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 कि स्वीनबर्न जांच जो स्वीनबर्न जांच पद्धति होती है उसमें DC MC यानी मूविंग कॉइल किस रूप में चलती है। ऑप्शन ए पूर्ण लोड पर, बी निर्धारित लोड पर प्रयुक्त ब्रेड लोड के साथ मोटर, सी शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर, डी निर्धारित लोड पर जुड़ा जनरेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर के रूप में चलती है दोस्तों क्या, DC MC यानी मूविंग कॉइल। दोस्तों यह परीक्षण दक्षता मापने का अप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। इस टेस्ट द्वारा ओनली मशीन के लॉसेज ज्ञात किए जा सकते हैं दोस्तों। किस टेस्ट द्वारा, स्वीनबर्न टेस्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129 किसी DC जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खालिस्तान के बीच संबंध बताती है। जो भार की विशेषता होती है वो किसके बीच में संबंध बताती है। ऑप्शन ए प्रेरित EMF तथा फील्ड करंट, बी टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, सी प्रेरित EMF तथा लोड करंट, और डी टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट। तो दोस्तों ये किसके बीच में बताती है, ये बताती है दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच में संबंध बताती है, जो DC जनरेटर की भारी विशेषताएं होती है दोस्तों बैक EMF और जो फील्ड करंट होती है वो जनरेटर के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है। DC जनरेटर में जो उत्पन्न करंट AC प्रकृति की होती है, यानी DC जनरेटर हमेशा AC ही उत्पन्न करेगा, लेकिन कम्यूटेटर की सहायता से हम उसे DC में परिवर्तित कर लेते हैं और ब्रश की सहायता से हम भारी परिपथ को सप्लाई प्रदान कर देते हैं दोस्तों एक ये जो जनरेटर में केस होता है वो होता है EB बराबर, अगर बैक EMF उसका सप्लाई जो बैक EMF है
सप्लाई वोल्टेज आधा होने के ऊपर अच्छा होगा, यानी जनरेटर की तरह काम कब करेगा, जब सप्लाई वोल्टेज आधा है और बैक ईएमएफ वो इससे ज़्यादा है, यानी बैक ईएमएफ बराबर V/2। अगर दोस्तों इसके अंदर V बराबर यानी जो सप्लाई वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ की आधी है, यानी EB/2, तो दोस्तों ये मोटर की तरह कार्य करेगा। यानी इन दोनों को दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है कि EB बराबर V/2 होने पर यह जनरेटर की तरह कार्य करेगा। यह एक जनरेटर की विशेषता है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर सप्लाई वोल्टेज बराबर बैक EMF/2 है तो यह मोटर की तरह कार्य करेगा, या यह एक मोटर की विशेषता है। इसके बारे में हम जब थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे कि यह किस तरह से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को खालिस्तान बढ़ाया जा सकता है, यानी एक जनरेटर है उसके वोल्टेज को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है या कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए गति को बढ़ाकर, बी आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर, सी फ्लक्स घनत्व को घटाकर और डी गति को घटाकर। तो दोस्तों जो जनरेटर होता है उसकी वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी गति को बढ़ाएंगे, यानी ऑप्शन ए इसका हमारे पास राइट आंसर होगा, उसकी गति को बढ़ाकर। दोस्तों यह कैसे, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि जनरेटर के लिए जो समीकरण होता है वो क्या होता है दोस्तों। EB बराबर यानी बैक EMF बराबर सप्लाई वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। अगर दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है कि सप्लाई वोल्टेज बराबर EB माइनस यानी बैक EMF या उत्पन्न EMF माइनस IARA, यानी दोस्तों जो जितना EMF उत्पन्न हो रहा है उसमें से हम आर्मेचर का जो लॉसेज है वो घटा देंगे। लॉसेज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, IA²RA, वो हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज। इसको आगे हम सोल्व करते हैं या इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा दोस्तों आप इसको रहने दीजिए, अगर इस सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको देखना है तो दोस्तों आप जानते हैं कि बैक EMF का सूत्र क्या होता है कि EB बराबर 5ZNP/60A। इसमें F फ्लक्स होता है, Z चालकों की संख्या होती है, N RPM गति होती है और P पोल की संख्या होती है, A समांतर पथों की संख्या होती है। दोस्तों इसमें पूछा यह है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो किसको बढ़ाएंगे, यानी इसमें पोल की संख्या भी नहीं दे रखी, गति इसमें दे रखी है दोस्तों, चालकों की संख्या के बारे में नहीं दे रखा, फ्लक्स के बारे में भी नहीं दे रखा। तो हम इसका ऑप्शन क्या करेंगे दोस्तों, गति को बढ़ाकर। यानी कि मान लीजिए N को हम 2 गुना करते हैं तो इसका जो EMF है वो भी 2 गुना हो जाएगा। अगर दोस्तों समांतर पथों की संख्या को हम बढ़ाते हैं, या समांतर पथों की संख्या दोस्तों वेव वाइंडिंग में क्या होती है, 2 होती है, लेकिन लैप वाइंडिंग में दोस्तों ये पोल की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब अगर इन दोनों समीकरणों से हम इसको करते हैं तो क्या होता है कि दोनों समीकरणों के अनुसार यदि जनरेटर की गति को हम बढ़ाएंगे तो बैक EMF का मान भी बढ़ेगा, उसमें भी दोस्तों और इसमें भी। उसमें भी क्या था दोस्तों कि V बराबर EB माइनस IARA, यानी दोस्तों अगर इन दोनों में हम क्या करेंगे, जनरेटर की गति बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, बैक EMF वो बढ़ेगी और बैक EMF बढ़ेगी जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अब दोस्तों इस सूत्र के अंदर आप कहेंगे कि इसमें गति कहाँ दे रखी है, तो आप जानते हैं कि इसमें यह भी बोला गया है कि अगर बैक EMF बढ़ाएंगे, यानी पहले बैक EMF 2 था, अब इसको 3 करेंगे और 3 में से हानियाँ तो वही रहेगी। अगर इसको हम जैसे मान लें 1 थी तो अब यह कितना आएगा, सप्लाई वोल्टेज वो 2 आएगा, लेकिन अगर पहले 2 थी तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी बैक EMF बढ़ेगा तो सप्लाई वोल्टेज भी दोस्तों बढ़ेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर खालिस्तान है। शून्य लोड वोल्टेज और पूर्ण लोड वोल्टेज दोनों समान होने पर जनरेटर क्या है, ऑप्शन ए लेवल कंपाउंड, बी डिफरेंशियल रूप से कंपाउंड, सी अंडर कंपाउंड और डी ओवर कंपाउंड। दोस्तों दोनों समान होने के ऊपर वो होगा लेवल कंपाउंड, लेकिन अगर शून्य लोड और पूर्ण लोड वोल्टेज ये शून्य लोड की अपेक्षा कम होता है तो वो है डिफरेंशियल। और अंडर कंपाउंड ये भी दोस्तों इसी को कह सकते हैं ओवर कंपाउंड,
ये थोड़ा वोल्टेज बढ़ने वाले को, यानी कि शून्य लोड और पूर्ण लोड के ऊपर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन एक लोड इतना भी आता है कि जिसके ऊपर इसका भी वोल्टेज गिर जाता है या फिर जनरेटर बंद हो जाता है। दोस्तों अब इनके बारे में हम वैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि जो ओवर कंपाउंड जनरेटर का नो लोड वोल्टेज और पूर्ण लोड वोल्टेज से कम तथा अंडर कंपाउंड जनरेटर में नो लोड वोल्टेज से पूर्ण लोड वोल्टेज से अधिक होता है, जबकि लेवल कंपाउंड का दोस्तों समान होता है, यानी शून्य लोड से पूर्ण लोड तक समान ही होता है। दोस्तों डिफरेंशियल का कहाँ करते हैं हम, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। और जो ओवर कंपाउंड होता है उसका सप्लाई प्रदान करने के लिए करते हैं, और लेवल कंपाउंड का प्रयोग दोस्तों हमारे जो साधारण कार्य होते हैं उनके लिए करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स खालिस्तान में ईएमएफ प्रेरित करता है। दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट गुजरती है वो फ्लक्स में खालिस्तान में ईएमएफ प्रेरित करती है, यानी कि वो किस में ईएमएफ यानी जो विद्युत वाहक बल है वो किस में प्रेरित या उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में, बी केवल ट्रांसफार्मर कोर में, सी केवल द्वितीयक वाइंडिंग में, और डी केवल प्राथमिक वाइंडिंग में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न करती है। दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें जो कुछ फ्लक्स क्षरण फ्लक्स हो जाता है, जिसके कारण प्राथमिक वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, तथा बचा हुआ फ्लक्स वो क्या करता है द्वितीयक वाइंडिंग से लिंक करता है, और जिसके कारण दूसरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ उत्पन्न कर देता है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कोयल को खालिस्तान में जोड़ा जाता है। एक डीसी जनरेटर है, उसमें जो इंटरपोल फील्ड कोयल होती है उसको खालिस्तान में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में, बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, और सी लोड के साथ सीरीज में, डी लोड के साथ समांतर में। तो दोस्तों जो इंटरपोल की वाइंडिंग होती है उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो उसको हम दोस्तों जोड़ते हैं हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में ही इंटरपोल वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। दोस्तों ये क्या होते हैं कि ये छोटे अंतर ध्रुव होते हैं, तथा इन्हें मशीन के जो ढांचे या जो बॉडी होती है उसके मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है, यानी ये दो मुख्य ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच के अंदर दोस्तों ये अंतर ध्रुव या इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं। और इन्हें अपेक्षाकृत दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग होती है वो ताम्र की होती है, जो विद्युत रोधी तारों द्वारा बनाया जाता है, तथा यह वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और कम टर्न की ही होती है। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो वाइंडिंग होती है उसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इस विधि द्वारा विचुंबकन तथा क्रॉस चुंबकन का जो प्रभाव होता है उसको बिल्कुल समाप्त या फिर बहुत कम कर दिया जाता है। दोस्तों यानी तो क्रॉस चुंबकन और डीमैग्नेटाइजिंग जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं अंतर्ध्रुव स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह क्या होगा। दोस्तों अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह क्या करेगा। ऑप्शन ए ठीक प्रकार से काम करेगी, बी रुक जाएगी, सी जल जाएगी, डी भयावह गति प्राप्त करेगी यानी भयानक गति प्राप्त कर लेगी। दोस्तों अगर फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो उसकी गति अचानक अत्यधिक बढ़ जाएगी, और कुछ देर में दोस्तों उसकी जो वाइंडिंग है वो उखड़ जाएगी और मोटर जल जाएगी दोस्तों, यानी मोटर बंद हो जाएगी। दोस्तों ये किस तरह से होता है, क्योंकि अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूटने से या फ्लक्स का मान बहुत ही तेजी के साथ कम हो जाने से, अगर फील्ड वाइंडिंग टूटेगी तो फ्लक्स का मान कम होगा, जिससे दोस्तों मोटर का बैक ईएमएफ होता है वो कम हो जाएगा और मोटर अत्यधिक उच्च गति प्राप्त कर लेगी। दोस्तों ये किस से होता है, तो दोस्तों इसका समीकरण है n समानुपाती 1/5। इसके कारण दोस्तों यानी इसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, फ्लक्स का मान कम होने से दोस्तों इसकी गति बढ़ जाएगी। यह किस सूत्र से आता है, तो आपने जो बैक ईएमएफ का सूत्र है EB बराबर φZnP, इस सूत्र से दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। एक डीसी जनरेटर खालिस्तान में बदलता है, यानी डीसी जनरेटर है वो किसको किस में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी रासायनिक ऊर्जा जो कि विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों डीसी जनरेटर है
वो जो ईएमएफ उत्पन्न करता है या जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत के अनुसार करता है। अगर डीसी मोटर की बात करें तो वो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। यह दोनों दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन है, यानी कम्यूटेटर हम किस लिए लगाते हैं, कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर। ऑप्शन ए एसी को डायरेक्ट में करंट में बदलने के लिए, बी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना, सी जनरेटर में हीटिंग को कम करना और डी जनरेटर में बने करंट को एकत्र करना। तो दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है वो हमेशा जो एसी होती है उसको डीसी करंट में बदलने के लिए ही हम कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। यह कठोर कड़ से तांबे का बना होता है दोस्तों, और इसके जो बीच में इंसुलेटर या जो विद्युत रोधी लगे होते हैं वो अभ्रक होता है दोस्तों लघुपतन आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए को पार करती है परिवर्तित यानी रिवर्स्ड हो जाए, दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन कहलाती है। और यह क्या होता है दोस्तों, यह समय कम्यूटेशन कहलाता है, यानी इस समय जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमेशा चाहे डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो उसके आर्मेचर में एसी ही उत्पन्न होती है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137, अलग उत्तेजन यानी सेपरेट एक्साइटेशन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता। सेल्फ एक्साइटेड यानी जो हम बाहर से फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन ए स्टोरेज बैटरी, बी सोलर सेल, सी रेक्टिफायर डीसी और डी डीसी जनरेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सोलर का उपयोग नहीं कर सकते। डीसी जनरेटर, रेक्टिफायर डीसी और स्टोरेज बैटरी का हम उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, यानी बाहरी परिपथ से हम इसकी कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसको उत्तेजित करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों इसमें डीसी श्रेणी जनरेटर को क्या कहते हैं अगर उसको लंबी ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ा जाए। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, बी शंट मोटर, सी मोटर और डी बूस्टर। तो दोस्तों हम इसके बारे में कल भी चर्चा की थी। डीसी श्रेणी जनरेटर को सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर श्रेणी में जोड़ने पर इसको क्या कहते हैं, बूस्टर कहा जाता है दोस्तों। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग दोस्तों श्रेणी बूस्टर किसी अन्य पर्याय से धारा प्राप्त करने वाली फीडर की टर्मिनल वोल्टेज होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी जो प्रोसेस के कारण वोल्टेज घटी उसको बढ़ाने का काम कौन करता है दोस्तों, बूस्टर या श्रेणी जनरेटर दोस्तों। और अगर हमें वैसे इस डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग पूछे तो रेल इंजनों में जो पुनर्जननीय ब्रेक होता है या क्षेत्र धारा होती है उसे प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीसी श्रेणी जनरेटर का। और क्रेन होएस्ट वगैरह में भी हम डीसी श्रेणी जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139, शंट क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए कुंडली का उच्च प्रतिरोध, बी फेरू की कम संख्या, सी फेरू की बड़ी संख्या, डी मोटी कुंडली तार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फेरू की बड़ी संख्या। दोस्तों शंट फील्ड कुंडली पतले तारों के अधिक फेरू की संख्या से बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कुंडली का प्रतिरोध अधिक हो जाता है और धारा है वो बहुत निम्न प्रवाहित होती है, यानी बहुत ही कम उस कुंडली से प्रवाहित होगी प्रतिरोध अधिक होने के कारण। दोस्तों सीरीज कुंडली क्या होती है, ये मोटे तारों के कम फेरों से बनाई जाती है जिसके कारण कुंडली का प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध कम होने के कारण इससे बहुत अधिक मान की धारा प्रवाहित हो सकती है दोस्तों, और होती भी है। क्वेश्चन नंबर 140 दे रखा है कि डीसी जनरेटर के निम्न घर्षण जो ब्रश होता है उसका घर्षण गुणांक का अधिमान्य मान क्या है, यानी जो ब्रश घर्षण गुणांक है उसका मान कितना है। ऑप्शन ए 0.35, बी 0.4, सी 0.28, डी 0.22। तो दोस्तों घर्षण गुणांक का जो घर्षण गुणांक है उसका मान कितना होगा, ऑप्शन ए 0.35, ये एक ब्रश घर्षण गुणांक का मान होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141, क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इनेबल्ड की हुई कॉपर तार, बी स्टेनलेस स्टील तार, सी स्टील तार और डी अनावर्त कॉपर तार। तो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग करने के लिए हम किस तार का प्रयोग करते हैं, तो हम हमेशा इनेबल्ड की हुई कॉपर तार का ही प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इनेबल्ड की हुई कॉपर तार। दोस्तों कॉपर तार की चालकता अधिक होती है,
चांदी के बाद इसका दूसरा स्थान आता है और सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है दोस्तों। क्षेत्र कुंडली किसी मोटर के सीरीज या शंट में लगाई होती है दोस्तों, यानी किसी भी मोटर के सीरीज या शंट में जो लगी हुई कुंडली होती है उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 दे रखा है कि कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर बाहर को 15 एम्पियर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है। आर्मेचर धारा होगी दोस्तों आर्मेचर धारा क्या होती है, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 एम्पियर, बी 10 एम्पियर, सी 15 एम्पियर और डी 16 एम्पियर। तो दोस्तों आर्मेचर धारा क्या होती है, यानी आर्मेचर धारा का सूत्र होता है दोस्तों आई ए बराबर दोस्तों क्या होता है, आई एल प्लस आई एस एच यानी दोस्तों आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस शंट धारा। दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, भार धारा यानी लोड धारा दे रखी है, जबकि शंट धारा नहीं दे रखी। अब शंट धारा निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आई एस एच बराबर V बटा आर एस एच, ये सूत्र होता है। इसके अंदर दोस्तों जो फील्ड प्रतिरोध दे रखा है, शंट फील्ड प्रतिरोध, वो हमारे पास 220 ओम दे रखा है। टर्मिनल वोल्टेज वो भी 220 दे रखा है। तो हम इसको दोस्तों रख देंगे 220 अपॉन 220, या इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये किस में आएगा, एम्पियर में। अब दोस्तों हमारे पास एक मिनट दोस्तों, जो हमारे पास है वो लोड धारा भी आ गई और जो शंट धारा है वो भी आ गई, और आर्मेचर धारा इन दोनों का योग होता है, यानी आई ए बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16 एम्पियर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दोस्तों, 16 एम्पियर। दोस्तों इसको आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर धारा का मान शंट धारा और लोड धारा का योग होता है, और इसमें जो लोड धारा वो 15 एम्पियर दे रखी है, और 15 एम्पियर से ऊपर दोस्तों एक ही ऑप्शन दे रखा है 16 एम्पियर, जबकि ऑप्शन सी 15 एम्पियर दे रखा है, और ऑप्शन ए और बी 15 एम्पियर से कम दे रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है, यानी जो चुंबकीय पथ होता है उसको पूर्ण कौन करता है। ऑप्शन ए योग, बी पोल शू, सी कम्यूटेशन और डी एंड प्लेट यानी सिरा प्लेट। तो दोस्तों जो चुंबकीय पथ होता है, परिपथ होता है, उसको पूर्ण कौन करता है, उसको पूर्ण दोस्तों हमेशा योग यानी बॉडी करती है। ये किस तरह से करती है दोस्तों, तो दोस्तों बॉडी क्या करती है कि मशीन को बाहरी चोटों, जो यांत्रिक चोटें उससे बचाने के साथ साथ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको भी पथ प्रदान करती है, साथ ही उसको दोस्तों क्या करती है, एक निश्चित दायरे में रखती है, जिससे कि फील्ड जो फ्लक्स होता है वो खराब ना हो, या वो बाहर ज़्यादा दूर में ना फैल सके। और दोस्तों इसके अंदर जो कम्यूटेटर दे रखा है, इसका कार्य क्या होता है, तो कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। और पोल शू है यानी ऑप्शन बी, इसका कार्य दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको स्थापित करना होता है, जबकि परिपथ को पूर्ण करने का कार्य बॉडी का होता है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये आज के 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों हम जल्दी ही अब क्या करेंगे, यानी कि हर सप्ताह एक टेस्ट भी लगाएंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, यानी वो क्वेश्चन हमें हर सप्ताह से लगाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ एंड PDFs वगैरह उपलब्ध करवाते रहेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।